अच्छा मनोहर साहब, सियासत से क्या पाया? क्या पाया? सियासत से बहुत कुछ पाया। सियासत से इज़्ज़त पाई, शोहरत पाई। ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत काफ़ी हैं। क्या इसके लिए आप आए थे सियासत में? नहीं, आया तो मैं भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी पे आया था। भुट्टो साहब की जो सोच थी उसके मुताबिक आया था। बेसिकली जब मेरा सियासत का आगाज़ हुआ था ना, वो जो है तहरीक एक चली थी, शायद आपको याद होगा कि समनाबाद से 2 लड़कियां अगवा हुई थी। और उस वक्त हम लोग पढ़ते थे, और वो जो पहला एहतजाज था मेरा, वो उस वक्त की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हुआ था। और मैं उस एहतजाज में शामिल था। और उस एहतजाज में गवर्नर हाउस के बाहर हमने जोशीलेपन में, जोश में आकर, ज़ाहिर इस एज में होश तो कम होती है, जोश ज़्यादा होता है, तो मैंने मेरे साथ जो लड़के थे, हमने एक ग्रुप तश्कील दिया था। हम समझते थे कि लड़कियां जो अगवा हुई हैं, उनको जो है वो कुछ ताकतवर लोगों ने अगवा किया। उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे, और उनका जो ताल्लुक़ था वो भी समनाबाद से था। कॉलेज में पढ़ती थी, समनाबाद कॉलेज में। बहुत ही अच्छी लड़कियां थी, और उन लड़कियों ने जब अगवा हुई तो फिर वो बरामद भी हुई। तो हम लोगों ने वहाँ पे जब एहतजाज किया, तो मैंने जो पहला एहतजाज था, वहाँ की जो बाइक्स थी वो जलाने में मैंने रुकावट बना के जलाई जाए, ना जलाई जाए। ठीक। तो मेरे स्टूडेंट जो जोशीले दोस्त थे, उन्होंने फिर भी वो बाइक्स जला दी। ठीक। और लाठीचार्ज हुआ उसके बदले में, क्योंकि मैं उस वक्त भी समझता था कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो बेसिकली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टी है, आवाम की प्रॉपर्टी की, आवाम के पैसे से वो चीज़ें बनी हुई हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ। लेकिन वो हुआ, और उसके नतीजे में लाठीचार्ज हुआ। और जो मैंने पहला सांस लिया था, वो अल्फला के सामने जो बस स्टॉप था, वहाँ जाके लिया था। यानी इतना ज़बरदस्त किस्म का लाठीचार्ज हुआ था। अच्छा, सियासत के अंदर तो जब तक आप जेल यात्रा ना करें, आना जाना ना लगा रहे, तो उसके बगैर समझते हैं कि बड़ा सियासतदान है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल। मैंने पहला जो मैं जेल में गया, कैंप जेल में भी रहा, किले में भी रहा, और जो मेरी जो उस दौरान को जो रिज़वाल हक़ के मुखालिफ तहरीक थी, फिर जैसे मैंने बताया कि उसके बाद फिर जब मैंने भुट्टो साहब को जब पढ़ा, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैंने पीपल्स पार्टी में काम करना, इनके साथ रहना। क्योंकि उनका जो प्रोग्राम थे ना, ज़रिए इस्लाहत, जेनरिक नेम, जेड़ा बाबे वही खावे, रोटी कपड़ा और मकान, पिछड़े तबकात की बात करते थे, हारियों की बात करते थे। तो उनका जो वलवला और जोश और उनका तरीक़ाकार मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उस वक्त उस आइडियोलॉजी पे मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। और फिर पार्टी को जब ज्वाइन किया मैंने, और उसमें फिर ज़ाहिर है कि साथ ही हुकूमत के फौरी बाद भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक़ ने जेल में भेज दिया, और अपना उनके ख़िलाफ़ ना करदा गुनाहों की सज़ा उन्हें मिली, और जुडिशल कत्ल हुआ। तो मुझे जब किले में मुझे याद है अभी भी, उस वक्त सिटी के डीएसपी थे चौधरी ज़मान, और किले के जो इंचार्ज थे वो थे मेजर अंसारी, और जो डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो असेंबली हॉल में बैठते थे, वो थे कर्नल मसूद थे। उस वक्त की हायरार्की ये होती थी, और एक दहशत का समा था। और ज़ियाउल हक़ का एक जो मेरा ख्याल है कोड़ों की सज़ा जो है ज़ियाउल हक़ ने जो ली, इन्होंने लोगों को एक डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन लोगों में जोश और वलवला, भुट्टो साहब का इश्क में पागल थे लोग, जिसमें हम भी शामिल थे, तो अभी भी हैं। उस वक्त उस जज्बे के तहत ही मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि जो चौधरी ज़मान साहब थे, मेरे फादर के जो है ना, वो उनके साथ पुलिस में थे। अच्छा। तो जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा हूँ, तो मुझे उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से मुझे छोड़ दिया। और मुझसे उन्होंने पूछते थे कि शेख रशीद साहब उस दिनों में मेरे घर पे मैंने इंटर आया हुआ था। अच्छा। बाबा सोशलिज्म थे। ठीक। वो उस वक्त मेरे घर पे तकरीबन कोई 2 से 3 माह
रहे थे। और उस वक्त मेरे साथ जो लोग थे वो कहते थे कि मुनव्वर ने जो शेख साहब को अपने घर ठहराया ये तो सीधा फांसी पे लगेगा। और हकीकत भी यही थी कि अगर वो मेरे घर से बरामद हो जाते और वो वहाँ गिरफ्तार हो जाते तो मैं क्या मेरी पूरी फैमिली ने भी नहीं बचना था, पेनलाइज्ड होती। हाँ उस वक्त तो अगर वो, लेकिन अगर मैं ना उनको अपने पास रखता, क्योंकि उनको रख कोई नहीं रहा था, तो वो जो उस वक्त तहरीक चल रही थी उसको बहुत बड़ा झटका लग रहा था। और तहरीक जो है शायद वो आगे जाके वो जो उनके मकासद थे वो पूरे हो जाते फौज के। अच्छा, जब बंदा जेल में चला जाता है ना सलाखों के पीछे, तो कई दफ़ा फिर सोचता है यार मैंने फैसला सही किया था, गलत किया था, और क्या मुझे आगे इस तरह चलना चाहिए कि नहीं। तो आपके उस वक़्त क्या ख्यालात थे? उस वक़्त लगता था कि फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है? और फिर इतना खौफ का आलम हो, इतनी ज़्यादा पेनलाइजेशन हो, तो उसमें इंसान कई दफ़ा सोचता है कि यार मैं किस काम पे पड़ गया हूँ। तो आपके क्या उस वक़्त? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई नहीं था। मेरा तो ये था कि भाली जमहूरियत की तहरीक में अपना पूरा किरदार अदा करूँ। और उस वक्त में क़य्यूम निज़ामी साहब, पम्फलेट का एक ज़माना वहाँ था बहुत ज़्यादा। पम्फलेट छाप कर सेक्लोटाइल मशीन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो क़य्यूम निज़ामी साहब के फादर थे अब्दुल हमीद निज़ामी साहब, अब्दुल मजीद निज़ामी साहब, उनका प्रिंटिंग का काम था। तो हमने फैसला किया, घर में मीटिंग थी, फैसला किया कि हमने ना पम्फलेट छापना है तो हमें कुछ छाप के दे नहीं रहा। और ज़्यादातर घर जो छापने का था ना वो था AG ऑफिस के पास, वहाँ मशीनें लगी होती थी, वहाँ हम जाते थे, वो निकालते थे और वो प्रिंट लेके आते थे। तो लोग डरे भी बड़े होते, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी के दीवाने परवाने जाले बहुत थे, वो हमें छाप भी देते थे, रात की तन्हाई में छाप देते। तो उस वक्त हमें कुछ छाप के नहीं दे रहा था, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल एक ऐसा सांचा बनाया लकड़ी का, जिस पे लगा दिया उन्होंने रुई लगाई, उस पर मलमल का एक कपड़ा लगाया और उसके ऊपर सेकुलर स्टाइल जो बना होता था वो ऊपर लगा के ना, तो उसमें सही लगाते थे तो दूसरी साइड पे प्रिंट आ जाता था, ठीक, पेपर पे। सो वो पम्फलेट का एक, उस वक्त हमें उस घर में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें उस वक्त उनके भाई दोनों, एक उनमें फौत भी हो गए हैं, उनमें थे वहीद और हफीज़ और उनके वालिद साहब। निज़ामी साहब उस पर अंडरग्राउंड हुए थे। तो क़य्यूम निज़ामी साहब अंडरग्राउंड हुए थे, शेख शीर साहब भी अंडरग्राउंड थे, सारे वो भी अंडरग्राउंड थे। तो उस वक्त जिम्मेदारी सारी मुझ पे आ चुकी हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त काफ़ी एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा था। तो वो मैंने पम्फलेट जो प्रिंट हुए हुए थे, जो पहले प्रिंट हुए थे, तो मेरे पास थे। पुलिस ने रेड की वहाँ पे, मुझे हाजी साहब को सबको पकड़ के ले गई पुलिस। इचरा थाना में हमें, जो उस थाना था इचरा का शमा सनबे के बाहर, उस फिरोजपुर रोड के ऊपर, तो इचरा थाने में हमें गिरफ्तार जब करके ले गए, तो मेरे पास पम्फलेट था, तो मैंने हाई साहब से कहा मेरे पास पम्फलेट है, तो मुझे तो क्योंकि पम्फलेट की सज़ा बहुत बुरी थी, पकड़ के कोड़े मार देते सीधे सीधे। मुझे उन्होंने कहा कि तुम जो है ना वो भी घबरा गए, क्योंकि पम्फलेट बराबर होने का पता है सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने वो कहा मैंने वाशरूम जाना है, और वो मैं वाशरूम की जब उन्हें कहा कि हाँ चले मेरे साथ, सिपाही बाहर खड़ा हो गया। अब मेरी इस वक्त माफ अकल ने काम ना किया कि मैं वहाँ कमोड में फेंक दूँ। मैंने पम्फलेट निकल लिया, अच्छा, वो मैंने खा लिया, और निकल के मैं आ गया। तो उन सारे पूछे क्या किया, तो मैंने कहा वो बस हो गया काम। तो बहरहाल हम बैठ गए। अगले दिन सुबह मसाबाद की हेडलाइन में मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे ताहिर रस्ती साहब, वो मसाबाद में होते थे, वो सब एडिटर थे उस वक्त, और गुलाम अपना जो थे अब्बास अतर साहब उस वक्त शायद एडिटर थे, मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो अब्बास अतर साहब को जब उनको पता चला असद ताहिर रस्ती साहब को, तो उन्होंने खबर फ्रंट पे लगा दी कि मुनव्वर अंजम और फलां फलां गिरफ्तार हो गए, और वो अगले छप गए। अच्छा, पुलिस को वक्त पड़ गया, क्योंकि हाजी साहब की एज ज़्यादा थी, तो उन्होंने निज़ामी साहब के बाप का पकड़ने का मतलब है कि तहरीक और ज़ोर पकड़ जाएगी। तो उन्होंने ना FIR जो काटी रातों रात, उसमें उनको तो ना डाला, लेकिन हम तीनों को डाल दिया। और मेरे पे उन्होंने डाला कि जी बंद रोड पे मैंने एक इरादा कत्ल के लिए एक किसी को मारने का जो है ना मनसूबा बनाया था, यानी एक जाली किस्म का वो उन्होंने एक एलिगेशन लगा के, तो उन्होंने मुझे पे उस पर काट दिया पर्चा हम पे। ये बात 78 की है। सो फिर हमें जो है ना उन्होंने जो है ना वो चले गए हम लोग सिविल लाइन थाने में रखा उन्होंने।
और राना ऐश बहादुर थे जिन्होंने फिर हमारे, मुझे अभी भी याद है कि उस वहाँ से हम एक टांगे पे बैठे, उस माल पे टांगा भी चलता था, टांगे पे बैठे तो हमें वो सीधा कचहरी ले गए। तो वहाँ फिर हमें जो है ना वो राना ऐश बहादुर साहब ने उस वक्त हमारी फिर ज़बानदी कराई। अच्छा मुनव्वर साहब, ये जो तहरीकें जब चलती हैं तो बहुत सारे लोग पकड़ दकड़ होते हैं, जेलों में जाते हैं, और सारी पार्टियों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन वो सारे लोग ऊपर नहीं आते, वो कुछ उसी सफ़र में कहीं खो भी जाते हैं। लेकिन आपको ऊपर आने का बहुत मौका मिला। आपकी लीडरशिप की नज़र आप पर पहले दफ़ा कब पड़ी और क्या सोचकर उन्होंने आपको अपने करीब किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा बिज़नेस है, अभी भी है, बड़े कम लोगों को पता। सियासत में तो बिल्कुल ही किसी को पता नहीं, क्योंकि मैं कभी अपने काम के लिए किसी को सिफारिश पे गया ही नहीं, करवाई नहीं सिफारिश। तो आज मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ, मेरा बिज़नेस है आईटी और टेलीकॉम का। आईटी अब आया, उस वक्त सिर्फ टेलीकॉम था, टेली कम्युनिकेशन का। सो वो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। जो 80s में मैंने एक कंपनी बनाई अपनी, फोनो इंजीनियर्स के नाम से। किस तरह एडवांटेज कैसे मिला? मैं बताने लगा। वो ना, उस कंपनी लोगों की बड़ी अट्रैक्शन थी टेलीफोन की और टेली कम्युनिकेशन की, बहुत अट्रैक्शन थी लोगों के पास। पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में घर में टेलीफोन नहीं होता था, ये शायद एक आधा का ही होता था। एक आध, मतलब हमारे घर में, मैं सब लोग समनाबाद में थे तो पूरे मोहल्ले में हमारे घर में एक फ़ोन होता था और पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता था। तो ये मतलब 81-80s की बात है। तो मैं वो लोगों की अट्रैक्शन की वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा दोस्तों में पॉपुलर भी हो गया। अच्छा, वो जब पॉपुलर होया और जब सारे लोगों में, तो ये चलते चलते बात यहाँ तक पहुँची कि जब मेरी कंपनी बन गई तो मेरे जो है ना, जो रिलेशंस बने ना, जो सबसे पहले अच्छे रिलेशंस बने, वो मेरे जंग में मीर शकील रहमान साहब से बने। अच्छा, मेरे रिलेशंस में फौरी तौर पर नए वक्त वालों से बने। अच्छा, इस प्रोफेशन की वजह से? इस प्रोफेशन की वजह से। अच्छा, टेलीफोन सिस्टम जो है ना, वो जंग ग्रुप में मेरे लग गए। और ये मेरी फील्ड ऐसी थी कि वो जो टॉप मैन होता था वही इसका डिसीजन करता था। ठीक। तो वो दोस्ती जब इन लोगों से बन गई मेरी, सबके सब, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया। मेरे लोग, और लोगों को पता भी चल गया कि इसकी फ्रेंडशिप है सबके साथ। सो अपना जब नए वक्त में टेलीफोन सिस्टम मेरे उस दौर में लगे, तो वो सारे के सारे उनके साथ रिलेशन बनने की वजह से, और ये बात चलती रही, दोस्तों के साथ मैं काम करता रहा। 88 की हुकूमत आ गई, मेरा बिज़नेस चलता रहा, बिज़नेस में मैं बिज़ी रहा। जब तारीख ख़त्म हो गई, हुकूमत आ गई, तो मैं आराम से बिज़नेस में बिज़ी हो गया। और उस वक्त मुझे याद है कि मुझे मेरे सीनियर्स जो दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें हम लोग, मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे उस वक्त मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, बन गए, यार आपको वहाँ OSD लगा देते। तो मैंने कहा उसकी क्या सैलरी होगी? तो उस दौर में उन्होंने मुझे जो सैलरी बताई, तो उसमें मेरा जनरल मैनेजर वो सैलरी ले रहा था। तो मैंने कहा मैंने क्या करनी वो नौकरी? मुझे ये नहीं पता था कि वो नौकरी से सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, उससे रिलेशन बड़े बनते हैं उसके। सो मैंने वो उस वक्त इनकार किया। तो बहरहाल एक मौके पे वो हम, बहरहाल बीबी से मुलाकात रहती थी और हेलो भी रहती थी उनसे, उनको पता भी था। और मैं किसी हद तक उस वक्त मैं मेंबर भी था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मेंबर भी बन गया हुआ था। सो मोहतरमा की को मुझे मेरी कुछ एक्टिविटीज़ का पता था। और मेरे पास पिक्चर ऑफिस में लगी हुई है जब वो 88 में, और जब वो फर्स्ट डे हल्फ उठाया ना, तो हल्फ उठाने के फौरी अगले दिन हॉकी का मैच का फाइनल था कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब उस पर आई और ट्रॉफ़ी वहाँ दी, तो मैं उनके साथ पीछे खड़ा था, मैं था उसमें, और सरफराज नवाज़ थे। मतलब इतना मेरे उनके साथ थी उस पूरी एरिया में, जो मुझे समझते थे कि ये पार्टी का ख़ास बंदा ही है। तो किसी ने मुझे रोका नहीं उनका करीब जाने से भी। सो वो अपन उनके साथ थी। और खालिद खर साहब उस वक्त वहाँ मौजूद थे उस स्टेडियम में। टर्निंग पॉइंट था? सो टर्निंग पॉइंट वो नहीं था। जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था हालांकि 93 में मलिक मुश्ताक अवान साहब सीनियर मिनिस्टर बन गए थे। उस वक्त भी मुलाकातें रहती थी बीबी के साथ भी, और जरदारी साहब के साथ भी, और सब दोस्त लोगों के साथ। उस वक्त मुश्ताक अवान साहब के साथ भी करीब था बहुत। सदर पंजाब भी थे। और 96 में मैं मुश्ताक अवान साहब ने मुझे अपना पंजाब सेक्रेटरीट का इंचार्ज भी बना दिया। सो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मोहतरमा जो है वो 96 नवंबर की बात है, गुलजार हाउस में बैठी हुई थी, तो मेरी मुलाकात वहाँ होती है।
और क़य्यूम निज़ामी साहब उस वक्त जो है वो पार्टी छोड़ चुके थे अच्छा। और वो वैक्यूम प्रॉपर्टी बोर्ड में जा चुके थे, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाहौर कैंप की सीट भी खाली थी। सो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, बीबी को पता था मैं काम कर रहा हूँ और मैं इतनी फैक्सें भेजता था, इतनी रिपोर्टें भेजता था, तो बीबी ने मुझे कहना पड़ गया कि मुनव्वर आप इतनी मुझे फैक्सें ना किया जाए, फैक्स का रोल बहुत लगता है, तो मुझे इसकी समरी बना के भेज दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। बीबी ने जब वहाँ पे मेरे साथ मुलाकात हुई ना, पहली मुलाकात, तो मुझे कहती कि आप मेरे लिए काम करें। मैं कहा बीबी हुक्म करें। कहती मुझे लाहौर में मीडिया के लिए आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा बीबी मैं ये आपने मेरे पास कैसे कह दिया कि मैं मीडिया के लिए फ़िट हूँ, मैं तो मीडिया में मेरा कोई है नहीं। कहते नहीं आप मुझे पता है यू आर फिट फॉर मीडिया। शायद बीबी को बता दिया गया था कि मेरे इन सब जो मीडिया के लोग हैं ना, जो टॉप मैन हैं, इनके साथ मेरी दोस्ती रिलेशनशिप इनके साथ काफ़ी है। बीबी ने कहा, मैं जी अब 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर रही हुई थी, मैं बिजनेसमैन था, मेरे से इनकार ना हो सका। मैं कहा बीबी जैसे आपका हुक्म। वो उसके बाद बीबी ने मुझे बहुत काम देना शुरू किया और बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा जी आपका लाहौर में मीडिया नहीं, तो बीबी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहाँ मुनव्वर जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। सो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर थी कि एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबी ने कहा कि मुनव्वर जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। और मैंने फिर बीबी के साथ बीबी के लिए इतना काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़मीर मुतमिन है और मुझे आज तक जितने भी पार्टी के पोर्टफोलियो मिले हैं, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, बग़ैर मांगे मुझे मिले। बगैर मांगे आपको मिले। अच्छा, बीबी के साथ आप करीब हुए, लेकिन हमने वो दौर भी देखा कि मोहतरमा की शहादत के बाद आप कहीं लाइमलाइट से पीछे कहीं अंधेरों में चले गए, या पार्टी की क़यादत ने आप पर कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी जो कि अभी तो हमें नज़र आती है, लेकिन वो जो बाद का अरसा नज़र आता है जब आपकी पार्टी गवर्नमेंट, तो फिर आप उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आए। हाँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि होता हुआ ये कि जब हुकूमत बन जाती है ना, तो हमारे जैसे पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना, वो एक प्रोग्राम के साथ होते हैं। वो प्रोग्राम की तकमील क्या है? बीबी कहती थी कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम कोई काम कर सकेंगे ना, हम हुकूमत में नहीं आएंगे तो हम काम क्या कर सकेंगे लोगों के लिए। सो हुकूमत में आ गए वो, और 2007 में बीबी शहीद हो गई। मैं 2002 का इलेक्शन हुआ, 2003 में सेनेट का इलेक्शन आ गया। कासिम ज़िया साहब के घर मीटिंग हो रही थी जिसमें सीसी के मेंबर, फेडरल काउंसिल के मेंबर और मेन तंजीम थी। कासिम ज़िया साहब उस वक्त थे और रऊस सिकंदर इकबाल उस वक्त सदर थे। नहीं, कासिम ज़िया सदर थे। उस में सेनेट की टिकटों के बारे में डिस्कस होना शुरू हो गया। मैंने टिकट नहीं अप्लाई किया हुआ था। मैं हमेशा से ये रहा हूँ कि लीडर अगर मेरी परफॉर्मेंस से मुतमिन है तो वो खुद ब खुद मुझे अकोमोडेट करे। तो बीबी ने वहाँ सबके सामने ये बात मुझे वहाँ के सब लोगों ने बताई, हज़रत सिंधु साहब ने भी बताया, उस वक्त वो सीसी के मेंबर भी थे, कि बीबी ने कहा, जब बोले नाम के इन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि मुनव्वर जो भी तो है, तो वो भी उनको भी नाम लिखे। सो बीबी ने खुद मुझे फिर सेनेट का टिकट दिया, और सेनेट का टिकट जब दिया तो कुछ वजूहात की वजह से मुझे प्रायोरिटी नहीं मिली, और वो प्रायोरिटी पे मुझे फिर बीबी ने बुलाया और बीबी ने कहा कि मुनव्वर मैं आपको नंबर 1 पे रख रही थी, लेकिन कुछ वजूहात है, तो इंशाल्लाह। उस वक्त उनके जो मुँह बोले भाई हैं, डिनर पे हम थे, मुँह बोले भाई थे उनके मज़र अवैस टप्पी साहब, वो भी मौजूद थे, उनकी बेगम भी मौजूद थी। तो बीबी ने कहा कि मुनव्वर, इफ़ पीपीपी कम इनटू पावर यू विल बी नंबर 1 इन पंजाब। सो बीबी मुझे बड़ी हाई ग्रेड। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ? हाँ, बाद में वही एक ज़ाहिर है कि कुछ लोग जब जरदारी साहब के पास थे, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी कहीं पे ख़ुद दरवाज़े पे जाके खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हो जाऊँ। तो लोग, हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है,
मैं आज तक बगैर बुलाए नहीं मैं कहीं गया जाता, मैं मैसेज भेजता हूँ, मीटिंग का टाइम मिल जाए तो मैं चला जाता, ना मिले तो मैं गेट पे नहीं खड़ा होता, मेरी शुरू से आदत है। मैंने जब बीबी के साथ भी मीटिंगें करता था तो मैं मैसेज भेजता था, बीबी खुद बुलाती थी, बीबी डिनर पे भी लेके जाती थी। बीबी ने लास्ट मेरे बच्चों को ख़ुद बुलाया दुबई में, मेरी फैमिली को, और हमें वो उन्होंने वहाँ पे लेके गई। और बख्ताबार बीबी एक जगह सालगिरह भुट्टो साहब की मना रहे थे और एक दफ़ा बीबी मना रही थी, तो बच्चे मेरे बख्ताबार भुट्टो जहाँ सालगिरह का केक काट रही थी वहाँ चले गए, मैं मेरी मिसेज जो है वो अच्छा, ये बीच में गैप आ गया, लेकिन अब फिर दोबारा से आपका नाम एज ए गवर्नर पंजाब के तौर पर आया, तो ऐसी क्या तब्दीली आई कि वही लोग जो आपको इतना अरसा उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, अब वो आपको गवर्नर बनाने तक आ गए? देखिए जी, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी आप अखबारों में पढ़ा है, चैनल्स पे देखा है, ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स देखे हैं। हाँ, अलबत्ता फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो है वो हमेशा ही मुझे बड़ा अच्छा इसी लेवल पे समझते हैं, और पे पार्टी लीडर्स और इवन दूसरी जमातों के लोग भी वो भी समझते हैं कि शायद मेरा हक जो है वो गवर्नरशिप का है, जो मुझे नहीं मिली। पार्टियों में जो है ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और पार्टियों में जो है वो कोई चीज़ हतमी भी नहीं होती, और पार्टी में रहना चाहिए। जो लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, नहीं पार्टी छोड़ जाते हैं ना, वो ज़ीरो हो जाते हैं। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग जो है मेरे नज़दीक का फार्मूला नहीं, पावर शेयरिंग का फार्मूला इस वक्त क्या है पंजाब के अंदर हमारा? हाँ, पॉलिटिकल जमातों का जी, पावर शेयरिंग का फार्मूला जो भी तय हुआ है वो नून के साथ हुआ है, तहदी जमातों के साथ मिलकर हुआ है। उसमें यही हुआ है कि पहले तो गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिल रही थी, स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी को मिल रही थी, और साथ सूबाई वज़रा थे, सेंटर में भी मिल रहे थे। अभी कुछ जो मेरी अभी तक अपने सीनियर लीडरशिप से कोई इस पे तफसीली बात नहीं हुई, लेकिन जो मुझे बातें पता चल रही हैं, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो यही हुई है कि फ़िलहाल सीनियर वज़ीर, उनके साथ वज़ीर होंगे, एक मशीर होगा, सेंटर में आलमोस्ट सारे बन गए हैं। पंजाब में ये लोग जैसे ही ये थोड़ा सा जो गवर्नरशिप नून लीग लेके जाएगी कि पीपल्स पार्टी के पास जाएगी? अभी तक बज़ाहिर तो मुझे यही लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसमें मैंने एक दफ़ा पूछा इससे सलमान तसीर साहब से कि आपको कि आपको पहले पता चला था कि आप बन रहे? कहते नहीं, मुझे नहीं पता चला था। ठीक हो गया। बल्कि मैंने ही उनको फ़ोन करके रात 12:30 बजे बताया था कि आप गवर्नर बन रहे हैं। राइट। जी नाज़रीन, हमारी बातों का सिलसिला जारी है और वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, और जब मैं वापस आऊँगा तो फिर बात करेंगे जहाँ से हमारी बातों का सिलसिला टूटा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ज़रूर आपको आगाह कर दूँ कि इस वक्त हमारे साथ मुनव्वर अंजुम साहब मौजूद हैं, इनकी फैमिली में मौजूद है, और हम इनकी फैमिली के साथ जाएंगे, कुछ गपशप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि मुनव्वर अंजुम साहब के हवाले से उनके ख्यालात क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं, और मैंने जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि हम उनकी फैमिली के साथ, यानी मुनव्वर अंजुम साहब की जो फैमिली है उसके साथ बात करेंगे। इस वक्त सारी फैमिली हमारे साथ खाने पर मौजूद है और इनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भाभी आप बताइएगा कि मुनव्वर अंजुम साहब को आपने कैसा पाया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आप घर पे आए, आपका जिक्र बहुत सुना मुनव्वर साहब से, और काफ़ी गहरा रिलेशन आपका मुनव्वर साहब के साथ एक अरसे से। जी। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। थैंक यू। और आगे मुनव्वर साहब को कैसा पाया? मुनव्वर साहब को एक आइडियल हस्बैंड पाया, बहुत अच्छे हैं हर लिहाज से। इनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा ये भूल बहुत जल्दी जाते हैं हर बात। ये वाली बात आपको अच्छी लगती है, भूल जाने वाली? अच्छा, और कुछ ना कुछ बंदे को किसी वक्त बुरा भी लगता है।
नहीं, अब नहीं कुछ लगता, शुरू से नहीं लगा और अब भी नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी। देखिए ना, ये एक पॉलिटिशियन है, जी। बहुत एक वक्त में तो किसी वक्त दौर में बड़े एक्टिव भी थे, तो घर में बिल्कुल। टाइम नहीं जब बंदा दे पाता जी। और पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम देता है, तो घर वाले नाराज़ ही रहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना बच्चे कभी नाराज़ हुए हैं, ना मैं कभी नाराज़ हुई हूँ, क्योंकि हम इनको समझते हैं। और दूसरा जो मैं जिस फैमिली से हूँ, हम शुरू से ही सियासी फैमिली है, ठीक है, शुरू से ही। अच्छा, पीपल्स पार्टी से हैं, ठीक है। ठीक है, हमें पता है कि अगर मैं इनको डिस्टर्ब करूँगी कि भाई आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, घर डिस्टर्ब होगा तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ये बाहर काम ठीक से नहीं कर सकेंगे, ना ऑफिस में ठीक से काम कर सकेंगे, ना सियासत में ठीक से काम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वजह है कि आप इन्हें पूरा टाइम देते हैं। हाँ बिल्कुल, और देना चाहिए भी। एक बात बताइएगा, आप भी पॉलिटिक्स में आ सकती थी, बहुत सारे सियासतदान की जो वाइफ्स हैं वो MPA भी हैं, MNA भी हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, तो आपने क्यों नहीं? क्योंकि ये तो बहुत लीडरशिप के करीब भी रहे, तो ये खुद भी टिकट ले सकते थे, आपको भी दिलवा सकते थे, तो आपका कभी दिल नहीं किया आपने कहा ओके जी मुझे बनाया जाए MPA या MNA? देखिए भाई, किसका दिल नहीं चाहता? सबसे पहले अपनी फैमिली, बच्चे, और फिर उसके बाद कोई और। यानी आपकी प्रायोरिटी आपका घर है? मेरा घर है सबसे पहले, ठीक है। और रही जहाँ तक सियासत, ज़रूरी नहीं कि आप MNA MPA या कोई मिनिस्टर बन के आप सियासत में आ सकते हैं, आप घर बैठ के भी सियासत कर सकते हैं। मैं करती हूँ, ये नहीं कि मैं सियासत नहीं करती, मैं करती हूँ। इन्हें कभी गुस्सा आता है तो किस तरह इजहार करते हैं अपना? इन्हें ये बस गुस्सा जब आता है बस बोलते हैं और कुछ नहीं करते। तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? स्माइल। यानी आप इस तरह काउंटर करते हैं। अच्छा, आमतौर पे सियासतदान बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पब्लिक के सामने, इंसाफ की, हक गोई की और बहुत कुछ होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में शायद कौलो फेल का तजाद भी होता है। तो वैसे आपसे सवाल है, अच्छा, कितना कौलो फेल का तजाद आप इनमें देखते हो? आपने क्या देखा है? नहीं, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ ना, घर में आपको क्या आपकी फीलिंग्स हैं? घर में जो फीलिंग्स है बहुत अच्छी हैं। आपको नहीं कोलोफेल का तजाद, या जिस तरह ये कहते हैं उसी तरह के हैं ये उसी तरह के हैं, ये जो अंदर से है ना मेन क्वालिटी, ये नहीं है कि ये मेरे मियाँ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चों के बाप हैं, तो मैं ये बात कर रही हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं हक और सच पे बात करूँगी आपके साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ देखनी है, और प्लीज़ इस चीज़ पे सब अमल करें। जो आप अंदर से है ना, वो ही आप बाहर से हो, ये होना चाहिए, तभी लाइफ खूबसूरत है। लाइफ खूबसूरत है और गुंजाइश नहीं चाहिए। अच्छा मुनव्वर जी साहब, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई शख्स जो होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई शख्सियत होती है जो उसको बनाती है, या उसकी वजह से वो किसी कामयाबी की सीढ़ी पे होता है, और कहा जाता है कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बहरहाल आपकी सक्सेस में किसका हाथ आप सबसे ज़्यादा समझते हैं? बात यह है कि मेरी सक्सेस में तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी सक्सेस में तो मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत ट्रेड किया पॉलिटिक्स में। उन्होंने मुझे हर इशू पे मुझे उन्होंने गाइड किया। कोई उनसे मैंने क्वेश्चन करना है तो उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं था। मुझे कहते थे कि मुनव्वर आपने उन साहब से मिलना है और उनसे इस तरह से बात करनी है, उनसे ये कहना है। मैं बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। मुझे याद है एक दफ़ा उनका मुझे ईमेल आया कि ये एक मौलाना साहब हैं जो बगदाद से हैं, ये मुझसे मिलना चाह रहे थे। मुनव्वर आप, मुझे पता है मैं आपके ज़िम्मे बहुत काम लगाती हूँ, तो आप इनसे मिल लें। तो मिलने उनसे पूछे ये क्या चाहते हैं। तो मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे मैं जाना चाहता हूँ, बीबी से मिलना चाहता हूँ, मैंने कोई ख्वाब देखी है। सो बीबी को बहुत सारे लोग अपना, फिर मैंने वो जो रिपोर्ट बनाता था तो उसमें मेरी जो कोताही गलती होती थी ना, तो वो उनको ना पकड़ के मुझे ना कहते थे कि मतलब ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर। सो पॉलिटिक्स में तो मुझे जो बीबी ने गाइड किया, उससे पहले शेख रशीद साहब के साथ मैंने जब काम किया। आपकी फैमिली रिलेशन के अंदर या आपके दोस्त अहबाब या आपके घर, इसके अंदर भी कोई शख्सियत है जिसे आप समझते हैं? हाँ जी, मेरे दोस्तों का बड़ा किरदार है, बुजुर्ग दोस्तों। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जितने भी दोस्त थे ना, मुझसे हम एज के साथ मेरी दोस्ती इतनी नहीं रही। मेरी जितनी दोस्ती रही है ना, मुझसे कोई 10 से 15 साल बड़े दोस्त रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ तो मुझे सीखने का बड़ा मिला, बहुत कुछ मिला। और फिर उनमें जब मैं बैठता था ना,
तो मैं जब बैठना तो मैंने जो है ना वो तैयारी करके जाना, जिस तरह की महफिल होनी उसके मुताबिक मैंने उनके साथ। अच्छा, इस सारे प्रोसेस मतलब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, हबीब जालिब साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। हबीब जालिब साहब से मैंने जब जाना उनसे मिलना तो मैंने एक आध शेर याद करके जाके वहाँ बैठना, तो मैंने याद कर जाके वहाँ जाके सुनाना। सो इसी तरह उस वक्त के जो जर्नलिस्ट, टॉप के जर्नलिस्ट थे, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। तो मैं जिस महफिल में जाता था ना, मैं पहले से तैयारी करके जाता था कि आज मैंने इस महफिल में, मैंने ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत दोस्ती थी। जब मैं डायलॉग प्रोसेस कर रहा था तो उसमें ब्यूरोक्रेसी के साथ भी मैं डायलॉग प्रोसेस में मौजूद था। और जो बीबी के या जरदारी साहब के खिलाफ बात करते थे तो मैंने बीबी को सच लिखता था, बीबी उसका मुझे आंसर भेजते थे कि नेक्स्ट आपने मिलना है उनसे तो आपने ये बात करनी उनसे। अच्छा, फैमिली की कोई खातून, जैसे मैंने कहा पीछे खातून का भी हाथ होता है, कोई आपके जहन में? हाँ, मेरी वालदा आप समझते हैं? हाँ, वालदा मेरी ने मुझे बहुत इनकरेज किया था। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये घर को ना संभालती तो आप कैसे पॉलिटिक्स कर सकते थे? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि घर में जो खातून खाना होती है वो उसका साथ आपके साथ होता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने खासा मेरा साथ दिया। और मैंने भी, मुझे बीबी की एक बात याद है, मेरे बच्चे जब मिले, मोहतरमा ने खाने पे इनवाइट किया तो बेटी मेरी को, मेरे बेटे को, इनको गाइड किया कि आपने आगे कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है। उनकी जो वियत है ना उसके मुताबिक मैंने इन लोगों को बाहर पढ़ाया। तो उन्होंने इन बच्चों को खड़ा करके उनको कहा कि देखिए आपके फादर कितने अच्छे हैं। और मेरी बेटी ने उसमें बाकायदा एक पेज लिखा था बीबी के जो डायलॉग थे। और मेरा ख्याल है मायरा आपको खुद वो सारे डायलॉग अगर से याद है तो वो आपको बताएगी कि बीबी के क्या डायलॉग थे। सो मैं समझता हूँ कि जो आप मेरे एक हमेशा से, मैं बिजनेस में मैंने कभी नहीं देखा था टाइमिंग क्या है। मेरी तरक्की का राज है कि मैंने अनलिमिटेड काम किया, मुझे रात 12 बजे तक भी काम करना पड़ा, मैंने किया। सियासत में मैंने टाइम कभी नहीं देखा था। मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था बीबी को तो बीबी सिंगल कॉलम पे छपती थी, अखबार वालों ने बाइकाट किया हुआ था। बहरहाल उसमें ऐसा वक्त भी आया तो बीबी सुपर लीड पे भी आई और वो मेरी मेहनत थी। एक दफ़ा हम लोग जिस तरह गलानी साहब के घर में थे, 97 की बात है, बीबी की जो कैंपेन थी उसमें मैं बीबी के साथ हेलीकॉप्टर में था मौजूद। पूरे जर्नलिस्ट साथ मेरे गए हुए थे, जिसमें रुमान एहसान था, जिसमें चौधरी खादिम हुसैन साहब थे, मोहसिन ज़हीर साहब थे, मोहसिन कुरैया साहब थे, महमूद अल हसन साहब थे डॉन से। सो मैं क्या करता था, सबको नाराज़ भी नहीं कर सकता तो मैं कुछ ग्रुप बना लेता था, उनको साथ लेके गया, किसी को पुकारा तक ले गए, किसी को सहबा तक ले गए। जब पिंडी की तरफ गए तो बाकी लोगों को मेरे साथ ले लिया हेलीकॉप्टर पे। तो बीबी मुझे कहती मनोवर तुम शाम को मैं देखती हूँ टीवी पे चल रहा होता, लेकिन बीबी मैंने मैनेज किया हुआ था, वो जो कैसेट होती थी वो शाम को टीवी पे मैं पहुँचाता था कि बीबी का जलसा जो है यहाँ पे जो हो रहा है। सो मोहतरमा ने जैसे मुझे जब ये हम लोग काम कर रहे थे तो सब कोई लालच या कोई मेरे से नहीं था कि कल को मैंने कुछ बनना। मुझे जब उन्होंने सेनेट का टिकट दिया तो मेरे लिए भी नहीं था। जब सीसी की मीटिंग हुई कासिम ज़ाद साहब के घर, तो उसमें मैंने तो अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो जब उन्होंने बताया कि ये लोगों ने अप्लाई किया है तो बीबी ने कहा मुनव्वर जब कभी नाम लिखे, तो सारे हैरान हो गए, बीबी उसने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आप उसका नाम लिखें। तो बीबी ने सेनेट का टिकट दिया। मुझे आज तक जितने भी पौधे मिले अभी भी मेरे सारे के सारे बिन मांगे मिले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक यहाँ मंजर भी बैठे हैं आपके बरखुदार बड़े, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। मंजर, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे मैं अपनी IT टेलीकॉम की हमारी कंपनी है, मैं उसको कम्प्लीटली लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और बिजनेस इज द टाइम राइट नाउ, वर्किंग ऑन माई कैरियर डेवलपमेंट इस टाइम। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आया आप? पॉलिटिक्स मैं न्यूयॉर्क के अंदर था 2016 में, आई केम बैक। इट्स बिन 4 years। मैं पॉलिटिक्स का भी स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं लगता भी मैं पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हूँ, बट फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। तो लेट्स होप कि फ्यूचर के अंदर अगर मेरे लिए सोशल वेलफेयर का कोई काम निकलता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिक्स ऐसी है कि आपको के लिए सोशल वेलफेयर का काम निकलता है या नहीं निकलता, जो पॉलिटिशियन वो चाहते हैं उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आ जाएं, एक मरूसी सी सियासत हो। नहीं हम राइट नाउ मेरे फादर से भी जब मेरी बात होती है तो ही ऑलवेज इनकरेजेस मी कि इस टाइम पे भी आपका राइट टाइम है बिजनेस डेवलपमेंट। अच्छा, एक डेमोक्रेटिक रूह होती है हर तरफ ना, घरों में भी होती है। जी। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली के सारे लोग एक ही पार्टी के हो। बिल्कुल। आपका कौन सा पॉलिटिशियन जो है पसंदीदा है?
पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन तो मेरा पसंदीदा मेरा फादर है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, बिकॉज मैं बिजनेस हो जाए या डे एंड नाइट आई वर्क विद हिम, आई स्पेंड नाइट्स। आपको क्या लगता है कौन सी मुल्क की पार्टी जो है पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकती है? कौन सी मुल्क की पार्टी? हमारे मुल्क की कौन सी पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डेफिनेटली अ डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा जी, मुझे लगता है डेमोक्रेसी, बेनज़ीर भुट्टो भी जैसे कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जब तक हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़, डेमोक्रेटिक लीडर्स को नहीं लेके आएंगे, तब तक कोई भी हिस्ट्री के अंदर भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सका अगर वो प्रॉपर डेमोक्रेसी से नहीं जा सकता। ठीक हो गया। साथ आपकी वाइफ है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि आप इनकी बहू हैं, हाँ जी। कैसी है ये फैमिली? बहुत अच्छी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत कंसिडरेट, सपोर्टिव, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती हैं? हाँ जी, कौन सी? पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये इसलिए क्या बहू है कि यहाँ फ्री विल के साथ कह रही है? नहीं नहीं, मैंने देखा है ना, विजन है उनका बहुत, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इस वजह से मैं पीपल्स पार्टी में तो 3-4 लीडर है, आपकी पसंद है लीडर कौन से है? अभी फिलहाल जो बिलावल है, जरदारी साहब हैं और भी इसके अंदर लीडर हैं, आपको कौन ज़्यादा पसंद है? मुझे आसिफा भुट्टो पसंद है, उनकी अच्छा। बेटी। वो उनकी क्या खास? मुझे लगता है कि उसके अंदर ना वो है, पावर है जो वो कंटिन्यू कर सकती है। बेनज़ीर भुट्टो जैसी उसके अंदर मुझे रिफ्लेक्शन नज़र आती है। वो नज़र आती हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। आपकी तरफ हम आते हैं जी, अगर अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम मायरा है। अच्छा मायरा, अब ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिकल सारा सिलसिला चल रहा है, मैं पहले वो जो मैंने इनसे सवाल किया मंदिर से, तो उसमें होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी फैमिली जो है एक ही पार्टी को मान रही हो, तो आपको कौन सी पार्टी पसंद है? अच्छा, हमारे ना घर में डेमोक्रेसी है और हम पे कभी भी इम्प्लीमेंटेशन पापा ने भी नहीं की, बल्कि भाइयों ने भी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, भाई यहीं पे वोट डालना है और यहीं पर आपने आगे बढ़ना है। तो हम लोगों को राइट हमेशा मिला है खुद नॉलेज लेके, और ऑब्वियसली आपको पता है आजकल की यंग जनरेशन, सोशल मीडिया जनरेशन है और सब कुछ नॉलेज भी होता है। तो इंटरेस्टिंगली और कोइंसिडेंटली हम लोग एक ही पार्टी पे कन्वर्ज करते हैं सारे, और वो पीपीपी है। उसके रीजंस हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर में बहुत कम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, मेरे भाई मेरे पापा से ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरी उतनी या हमारी आपस में उतनी पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं होती। हम कोशिश करते हैं फैमिली टाइम को फैमिली टाइम रहने दें। तो जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो यही है कि अगर आप वही अगेन जिस तरह मनसे भाई ने बात बोली डेमोक्रेसी की, सो हम लोग भी ऑब्वियसली यंग जनरेशन है और हम एक डेमोक्रेटिक रूल की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक पीपीपी इज़ द बेस्ट पार्टी जिस अभी तक के लिए, जिसमें आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो आगे लेके। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, दोनों में आपको कौन लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा लीडर बन सकता है? एक तो हैं जरदारी साहब उनके अंडर, लेकिन बिलावल के बारे में क्या आपका ख्याल है? बिलावल भुट्टो से मैं पर्सनली भी मिली हुई हूँ, हम लोग एज अ फैमिली मिले थे, एंड आई थिंक कि ही हैज़ दोज दैट पर्सनैलिटी जो कि उनको उनकी मदर से मिली हुई है, और मुझे लगता है कि वो ही कन्वेज हिज थॉट्स नाइसली, और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए खड़ा हो सकता है, या वो बहुत कूल एंड काम पर्सनैलिटी के साथ डेमोक्रेसी को आगे लेके जा सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नौजवान जो है चाहते भी हैं, बहुत सारे लोग कि वो भी पॉलिटिक्स में आए, तो आप अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं आया कि आपकी पॉलिटिकल फैमिली? सो बेसिकली इंटरेस्टिंगली मैं व्हेन आई गॉट 25, अभी मुझे 1 मंथ था 25 ईयर्स होने में, तो मैंने एमएनए के इलेक्शंस के लिए पेपर्स फिलिंग की थी। अच्छा। हाँ, तो आई थॉट कि मुझे आगे जाना चाहिए, बल्कि हमने सारा कर लिया था एंड आई विजिटेड टू, बट मुझे 1 मंथ था 25 होने में, और उसकी एज लिमिट 25 होती है। यानी इफ यू गेट द चांस इन द फ्यूचर तो फिर आप जरूर यू ऑप्ट फॉर इफ आई स्टे इन पाकिस्तान और फ्यूचर में मेरे कोई और गोल्स नहीं है, आई वुड डेफिनेटली गो। यानी आपको अच्छा लगेगा? आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। ठीक हो गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जैन भी, तो जैन की तरफ हम अभी तक नहीं गए, तो लेकिन एक तो है आपकी फैमिली में जो सियासत के लिए जो है ना, मुझे बड़ा बल्कि कॉन्फिडेंट नज़र आया कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। जैन, आपका जो है इस वक्त कौन सा आइडियल पॉलिटिकल लीडर है? मेरा अभी मैं यही कहूँगा कि मेरा आइडियल लीडर अभी बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि वही बात डेमोक्रेसी की के मतलब कि पहले अब ये देखिए पहले भी में इतने ग्रेट लीडर्स आए हैं, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहम्मद बेनज़ीर भुट्टो। तो मैंने बिलावल भुट्टो में, क्योंकि हम एज अ फैमिली गए थे तो पर्सनली मैं उनसे मिला हुआ, तो मैंने ये देखे थे बिलावल भुट्टो जरदारी में कि उनके अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी ट्रेड्स हैं और शहीद मोहम्मद बेनज़ीर भुट्टो के भी ट्रेड्स हैं, और मुझे पता है कि वो उनके अंदर ये है कि वो कंटिन्यू करके पाकिस्तान को एक से एक डेमोक्रेटिक नेशन बना के वो एक लीड कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स इक़्तिदार के लिए करेंगे कि सर्विस के लिए करेंगे?
नहीं, मैं जो गरीबों के लिए करूँ, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए मेरा एक बहुत बड़ा ये ख्वाब है और मेरी ये दुआ है अल्लाह से कि ये मेरा ख्वाब पूरा हो। जैसे मोहतरमा का ख्वाब था कि वो गरीबों के लिए करेंगी, जो भी करेंगी, मैं भी जो करूँगी वो मैं गरीबों के लिए करूँगी। मतलब अच्छा मुनव्वर साहब, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? देखिए जी, मैं बिलोंग तो करता हूँ लाहौर से, क्योंकि मैं पैदा लाहौर में हूँ, लेकिन बेसिकली जो मेरे वाले साहब थे वो जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो वो मूव करते रहते थे जहाँ पोस्टिंग होती थी फैमिली, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फैमिली सारी लाहौर में रखी। लेकिन जो हमारा गांव है वो शेखपुरा में सिंधवा पिंड है, वहाँ से हमारा ताल्लुक है। तो आना जाना लगा रहता है अभी भी? नहीं, अब तो खैर बड़ा बिजनेस मुझे डिग्री थी 80s में, यूएस से में आया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया अभी अर्ली 80s की। अच्छा ये बताइएगा, एजुकेशन कहाँ से हासिल की और कहाँ तक गए? देखिए मैंने बेसिकली तो एफएससी से मैं उसी कॉलेज से पढ़ा, वहाँ से एफएससी की। उसके बाद मैं जो है वो फिर इंजीनियरिंग की, और बल्कि मैं लोग हैरान होते हैं कि कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ मीडिया। तो मीडिया तो मैं सबसे मेरा तो जर्नलिज्म से कोई लिंक नहीं है, लेकिन बीपी ने इतना ट्रेंड कर दिया मुझे कि उसमें मैं कॉलम भी लिखना शुरू हो गया। अच्छा, बाहर का सफ़र कहाँ कहाँ का किया? देखिए बाहर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया से लेके अपना कनाडा तक, और पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट उम्र की है मैंने काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एशिया देखा, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकॉन्ग, श्रीलंका। मेरा नहीं रहा कि कोई असरत रहेगी भी कि मैंने ये मुल्क नहीं देखा। तो सफ़र से सीखा क्या? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सफ़र से ये सीखा कि जब आप किसी मुल्क में जाएँ तो शलवार कमीज़ ज़रूर पहनें। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं, पाकिस्तानी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी इस तरह मिल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक मुहावरा इंग्लिश का कि आप रोम में हो तो उस तरह के हो जाएं। अच्छा ये बताइएगा थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी वो पहलू भी और भी हमें पता चल जाए। सारा वक्त सियासत को देते हैं, अपने आप को भी देते हैं, और जब अपने आप को देते हैं तो कुछ लोग तो है कि वो सिंगिंग, शायरी सुनते हैं, कोई गाना सुनता है, कोई ट्रैवलिंग करता है, कोई किताब भी नहीं करता है। तो आप क्या किस तरह करते हैं? मैंने जी अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ। जी जी। मैं सुबह अर्ली उठता हूँ और अर्ली सोता हूँ, लेकिन इस पूरे टाइम को मैंने डिवाइड कर दिया हुआ कि मैंने सियासत को ये टाइम देना है, मैंने बिजनेस को ये टाइम देना है। अपने आप को जो टाइम, मेरा जो अपने आप को टाइम मेरा भी ख्याल है कि मैंने को दिया अपने साथ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, वो पढ़ता हूँ। कौन सा आपको मुसन्निफ़ या शायर आपको अच्छा लगता है, और कैसी किताबें आपको अच्छी लगती हैं? देखिए मुझे थोड़ी सी इसमें कोई शक नहीं है कि अपना मैंने हर तरह की किताबें पढ़ी है। मैंने नावल भी पढ़ी है, रज़ा सुल्ताना को भी पढ़ा, मैंने बड़ा कुछ नावल भी पढ़े, मैंने मंटो को भी पढ़ा हुआ है। मतलब शुरू में जब यंग थे तो बड़ी जो जाना हम लोगों ने वहाँ पे, बल्कि मैं भी पिछले दिनों गया तो मैंने आगा साहब मुझे याद आए जो क्लासिक वाले हैं, तो उनकी शॉप पे मैंने गया, उनका बेटा मुझे मिला, उसने मुझे पहचान लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वहाँ बुक्स जाके हमने पढ़नी, वहाँ से निकल के हमने फ्रोसन चले जाना, फ्रोसन में जाके अक्सर मैंने कोई लोग किताब पकड़ रहे तो वहाँ पे खड़े खड़े हमने कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। सो अपना हमने मुन्नू भाई के साथ मेरी दोस्ती भी थी, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना। नज़ीर नाजी साहब बुज़ुर्ग दोस्त थे मेरे उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे सीखना। और अभी उन्होंने मुझे जब पिछले दिनों उन्होंने मुझे अपनी 4 बुक्स जो है मुझे गिफ्ट की। सो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल जो था लोगों से जो था, तो यानी आपका ये शुगफ जो है वो ये वाला किताब पढ़ने का। अच्छा एक चीज़ मैं और किया करता था, मैं ना अपने हर सैटरडे को ना अपने घर पे एक बार डिनर रखता था, उसमें मैं जो है हमारे जो बुजुर्ग दोस्त थे ना उनको बुलाना, तो वो बड़ा मज़ा आना। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट भी होते थे, उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी जो शायद ठीक हो गया। अच्छा खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मुझे जो है ना वो बुत जो है ना वो मुझे बुत करेले जो होते हैं, तो ये भाभी बना के देती हैं या बाहर से कोई, या फिर आपका शेफ करता है? देखिए जी अभी तक तो खाना घर में बनता है। अच्छा। और खाना का अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में जो है अपना मिसेस बनाती थी, बहू बनाती, मेरी बेटी बनाती है खाना, जो है हम लोग सब मिल के खाते हैं शाम में घर में बैठ के। मेरी कोशिश होती है कि रात का खाना मैं फैमिली के साथ अच्छा भाभी एक आपसे बिल्कुल, ये इनको ज़रा माइक दे दे। मैं ये जो कभी आउटिंग वूटिंग भी करवाते हैं कि हर वक्त कहते हैं घर का खाना ही है? नहीं करवाते हैं।
बाहर भी कर जाते हैं, डाइन आउट भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये खाना आप खुद बना के नहीं खिलाती हैं कि फिर वो शेफ वगैरह पर? नहीं जी, शेफ भी है, ठीक है। जैसे कि आप आए हैं तो आपके लिए स्पेशली था ठीक कि है। जी घर का ठीक है। खाना कुछ मैंने बनाया, कुछ बहू तो नहीं, ये भी बेटी है मेरी, हाँ। कुछ इसने बनाया, कुछ बेटी ने यानी बनाया। सबकी एफर्ट है हाँ इसके जी, लिए, ये सबकी खाना है बहुत इसमें, अच्छा सारा हाँ जी। बना, बिल्कुल। अच्छा जब तो इनके फ्रेंड्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, उनके लिए फिर हम मिल के कुकिंग करते हैं। कुकिंग करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो मैं चाह रहा हूँ 2004 और 2007 के दरमियान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीचे से एकदम ऊपर की तरफ आ गई गवर्नमेंट, वो क्या वजूहात थी? असल में ना बीबी हमेशा कहा करती थी कि उस वक्त आप किसी को, जब कोई बंदा कमज़ोर हो ना, तो वो राइट टाइम होता है कि आप उसको गिराने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आपको पता है कि आमरत थी, डिक्टेटरशिप थी, और डिक्टेटर के फैसले बड़े कभी भी अवामी नहीं होते। डिक्टेटर के फैसले हमेशा उसके ज़ाती होते हैं, अपनी अना के होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो यहाँ तक भी फैसले करने में कर लेते हैं जहाँ के मुल्क और कौम के नुकसान में जाते हैं। तो सो आपने उसमें रोल प्ले किया? हाँ, मैंने जो 2004 में जो है ना, मैंने रोल प्ले किया। मैंने जो है 2004 मार्च में सबसे पहले मैंने जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब जाके मुलाकात की, और मुलाकात में मैंने मोहतरमा की और उनकी मैंने जो है ना सुलह कराई, उनके गिले शिकवे दूर किए। आपको पता है कि उनके साथ उनके फादर को FIA ने उस वक्त उनके गिले थे कि जी FIA से उठवा दिया गया, हालांकि वो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने किया होगा, जो भी था बहरहाल उन्होंने वो, मैंने उनकी सुलह कराई। वो जो 2004 का मेरा स्टार्ट था ना मियां नवाज शरीफ, उसने पूरे टर्निंग पॉइंट था वो पार्टी के लिए, यानी मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए, मुल्क की पॉलिटिक्स का वो टर्निंग पॉइंट था। फिर और वो आज तक चल रहा है ना उसका? आज तक वो फिर मेरे ही वो जो legacy है 10 पॉइंट एजेंडा बना था ना, वो बाद में जाके 2006 में मसाक की जमहूरियत बना, लोग उसको बड़ा इजी लेते हैं। अच्छा, ये तो होगा माजी। आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप? मुल्क क्या किसी क्राइसिस की तरफ जा रहा है? कहीं एमरजेंसी लग रही है? कोई माशाल्लाह ये क्या है, किधर जा रहा है मुल्क? देखें जी, इस वक्त इंतशार खान जो है ना, वो तो इंतशार फैलाने के चक्कर में है, लेकिन मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो इस वक्त वहाँ पे कौम मुत्तहिदा में जो उनकी स्पीच और उनकी इंटरव्यू, जो उनका लाइन ली है, आपने देखा कि उन्होंने अपना पाकिस्तान को डिफेंड किया, उन्होंने इमरान खान को नहीं, वज़ीर आज़म को डिफेंड किया। रूस में उनके जाने के लिए उन्होंने कहा कि वो उस टाइम पे बिल्कुल उनका सही डिसीजन था। सो आप उसकी सज़ा पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सकते। सो इसलिए इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा है। अच्छा ज़ैन, ये बताएं, जब पापा नाराज़ हो जाते हैं तो फिर कैसे मनाते कैसे हैं आप? वैसे तो अब्बा इतना नाराज़ नहीं होते, लेकिन कभी कभी जैसे अगर कोई गलती हो जाए, किस तरह का मसला हो जाए, तो अब्बा थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं अब्बा के पास ऐसे आराम से बैठ के कि अब्बा ऐसे ना करें, नाराज़ ना होए, इस तरह करके फिर अब्बा को मैं मना लेता हूँ, ठीक है सॉरी अब्बा, अब इस तरह की गलती फिर से नहीं होगी। अच्छा। मैं कॉशन से जो भी काम करूँगा, और फिर एंड में मान भी जाते हैं अब्बा, लेकिन नाराज़ हो जाते हैं अब्बा कि आपने इस तरह की गलती क्यों किया। कोई भी किसी से भी बंदे से मसला हो सकता है, तो फिर मैं अब्बा को ये इनके मनाता हूँ कि सॉरी अब्बा, फिर से इस तरह की गलती नहीं होगी, तो अब्बा ये अच्छी बात है, अब्बा मान जाते हैं। अच्छा, आपको जो अपने पापा हैं आपको सख्त लगते हैं कि नरम दिल हैं बड़े? नरम दिल भी हैं, नरम दिल भी हैं, लेकिन जैसे मैंने ये आपको बात बताई कि कभी कभी अब्बा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि कोई अगर ये गलती वाली बात, कोई गलती हो जाए, जैसे कि कोई इधर चीज़ रख दी, वरना अब्बा अगर मैं सही बताऊँ ना कि दिल में बहुत नरम है और बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा मंजर, ये बताइएगा कि आज का जो नौजवान है वो मुल्क के सियासतदानों के बारे में, हम जमहूरियत की बात तो आपके फादर कर रहे हैं कि हाल जो है सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत है, लेकिन ये जो जमहूरियत है इससे आज का नौजवान क्या ज़्यादा परेशान नहीं है? मेरे ख्याल में फेक मीडिया, फेक न्यूज़ से परेशान है। जो बंदा एक क्रेडिबल न्यूज़ चैनल को फॉलो करता है, क्रेडिबल न्यूज़ मीडिया को फॉलो करता है, वो परेशान नहीं है, उसको डायरेक्शन समझ आ रही है, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज रेस स्पेस की है। ना उम्मीद नहीं है आज का नौजवान? नहीं, पाकिस्तानी कौम मैंने नोट किया, पाकिस्तानी कौम मैंने जो नोट किया है वो नाउम्मीद नहीं होती। हम लोगों ने बहुत ही बुरे बुरे वक्त देखे हुए हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस थी, चाहे वो फातिमा जिन्ना थी, या फिर बेनज़ीर भुट्टो थी। तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, होप। हमारी आर्मी भी मेरे ख्याल में होप, ईमान से आई हुई है, और वो मेरे ख्याल में वो कमज़ोर नहीं पाती। जी, ठीक हो गया। आप क्या सोचती हैं जी इस वक्त जो मुल्की मसाइल हैं या मुल्की हालात हैं उस वक्त उसके बारे में?
इस वक्त के मुल्क के हालात तो बहुत ही ख़राब जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो गई, तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई एक पावरफुल लीडर आना चाहिए अभी, जो कि हमारी पूरी सिचुएशन को बेटरमेंट की तरफ ले आपके जाए। ख्याल में ऐसा कौन सा पावरफुल लीडर है? मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो कर सकता है। लेकिन वो तो उनको तो बड़ा टाइम चाहिए अभी। आपको एक्सपीरियंस है, आप सीखते हो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अभी वो बने हैं फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तो उनसे उनको एक्सपीरियंस होगा, तो आगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है, ज़रा आप आगे दीजिएगा। इनसे हमारी बात हो रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में, तो कुछ बताना चाह रही थी आप उस वक्त, तो बीच में ही रह गई बात। सर 2007 जनवरी की बात है कि हम लोग वेकेशन पे गए थे दुबई, एज अ फैमिली वेकेशन थी, और वहाँ पर एक मीटिंग भी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के घर पर। तो वो बेसिकली तो कपल्स इनवाइटेड थे, और मैं और मेरा भाई और मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल गोद में था उस टाइम पर। तो हम तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे, और अंदर से अब्बू आए और उन्होंने आके गेट खोला और उन्होंने बोला कि बीबी आप सबको अंदर बुला रही हैं। बाद में ये पता लगा कि जब मेरे अब्बू ने बताया कि बाहर वो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको काफ़ी बल्कि डांटा उन्होंने कि बाहर बच्चे क्यों बैठे हुए, उनको फ़ौरन अंदर बुलाओ। अब काफ़ी ज़्यादा लोग थे और हम अंदर जाके बैठे, हमें ज़ाहिर है सर्व वगैरह कराया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद आगे आई, और मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों खड़े थे, और उन्होंने आके बोला कि यू आर सो लकी कि आपके फादर इतने हार्ड वर्किंग है, वो पार्टी के लिए इतना काम करते हैं, देन ही ब्रिंग्स यू ऑन वेकेशंस टू, सो ही इज़ एन आइडियल फॉर ऑल द पार्टी मेंबर्स एंड फॉर यू एज वेल। और फिर ऑब्वियसली उन्होंने मेरे साथ बताया, उन्होंने कहा आप क्या पढ़ती हो और कौन क्या एज है आपकी। बिल्कुल एज अ फैमिली माहौल था, लग नहीं रहा था कि कोई बहुत बड़ी लीडर है। और उन्होंने बताया कि यू आर जस्ट द सेम एज एज आसिफा एंड यू शुड कॉन्टैक्ट हर एंड यू शुड बी फ्रेंड्स विद हर। आई सेड आई डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर। मेरा बड़ा भाई ऑब्वियसली वो हम एज थे बिलावल भुट्टो साहब, तो वो आपस में हम लोग की इस तरह की कन्वर्सेशन में इतनी होमली लगी, एंड देन शी सडनली सेड कि अब आप लोग बैठे एंजॉय करें, इट्स द टाइम फॉर माई चिल्ड्रन नाउ। ठीक वो एक ऐसी बात थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे फादर मेरे आइडियल है, और उन्होंने भी हमेशा ये किया है कि जब बच्चों का टाइम आता है तो वो पार्टी को पीछे कर देते हैं, और वो कहते हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर फैमिली, और हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। पहले भी बताया कि हम पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस कम करते हैं, और हम कोशिश करते हैं हम आपस में ज़्यादा बातें करें। ठीक हो गया। अच्छा मुनव्वर साहब, कोई मैसेज देना चाहते हो कौम को? मैं तो कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 22 करोड़ आवाम है, और 22 करोड़ आवाम जो है अगर तहिया कर ले कि हमने इस मुल्क को बनाना है, तो ये मुल्क बन सकता है। सिर्फ हमने अपनी अपनी ख्वाहिशात को दबाना है और मुल्क कौम के लिए सोचना है। मैं समझता हूँ आज भी हमें जो है हेल्थ के लिए, तालीम के लिए मिलकर काम करना चाहिए, गुर्बत को कम करने के लिए काम करना चाहिए। इसका एक ही वाद हल है, हमारे पास बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, हमें ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। यही आसिफ अली जरदारी साहब का भी पैगाम था, यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम था। यही मैं समझता हूँ कि आज हमारे नौजवान जो है उनको नहीं समझ आ रही, टीन एज में उनको ये नहीं पता, हालांकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक हो इस गया। दफ़ा हमने आपने देखा है कि जो कोरोना में हमें ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों ने फ्री लांसर किया, फ्री लांसर पे अरबों रुपये पाकिस्तान में आए। मैं समझता हूँ हमने तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर को टच किया। ये हम 15 से 20 बिलियन डॉलर पे जा सकते हैं। इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी भी चाहिए, ताकि नौजवान जो है जो मसरूफ़ होगा, जो फ्री लांसरिंग करेगा, तो उसके ज़रिए मुल्क की इकॉनमी